आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। The experimental method involves manipulating one variable to determine if changes in one variable causes changes in another variable. Hello. This method Yes, ma'am. सुन रहा है? Yes, ma'am. Okay. This method relies on control methods, random assignment, and the manipulation of variables to test a hypothesis. तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें मेनली क्या होता है, एक जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और उस मैनिपुलेट हुए वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर देखता है। ठीक है, तो मेनली एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है और इसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है, एक तो कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और उस वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर देखता है और इसके साथ साथ उन दो वेरिएबल में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी स्टडी करता है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो कंट्रोल मेथड के ऊपर रिलाई करता है, यानी इसमें जो है सब्जेक्ट या कंडीशंस को कंट्रोल करके रखा जाता है, रैंडम असाइनमेंट होता है सब्जेक्ट्स का या सैंपल्स का, और इसके अलावा वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है। और जो रिसर्चर है वो एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बनाकर चलता है पहले से ही। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको एक कॉज माना जाता है या उसको एक हाइपोथेसिस के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैनिपुलेट यानी चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर चेंज करता है और उसका उस चेंज का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर देखता है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इसीलिए यहाँ कोज एंड इफेक्ट की जो हमने बात करी थी ना, तो कोज क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखा जा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है, तो उस हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कोज के रूप में काम करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट के रूप में काम करता है, और जो एक्सपेरिमेंटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है या कितना पड़ रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें किस किस तरह के वेरिएबल मेनली जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करता है या देख पाता है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट या चेंज कर सकता है। सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये नाम से ही पता लग रहा है, उसका भी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड हो किसी पर भी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सीधा इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटर चेंज नहीं कर सकता है, एक्सपेरिमेंटर ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है। जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में अपने आप ही चेंज आएगा। ठीक है, तो इट इज द चेंज इन बिहेवियर मेजर्ड बाय द रिसर्चर। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे बिहेवियर में चेंज आना जो है किसी भी रीजन की वजह से, वो डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल हो सकता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम माने कि स्मोकिंग की वजह से जो है वो लंग्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है स्मोकिंग की वजह से।
ठीक है। तो इसमें स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जो इफेक्ट ऑन लंग्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। या स्मोकिंग कॉजेज कैंसर को हम ले सकते हैं, तो कैंसर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिसर्चर को स्टडी करनी है कोई, तो रिसर्चर यहाँ क्या करेगा, उसको 2 ग्रुप लेगा वो, ठीक है? 2 ग्रुप वो ले सकता है। एक ग्रुप को वो स्मोकिंग करने के लिए दे रहा है या प्रोवाइड करवा रहा है उनको स्मोकिंग, और दूसरा ग्रुप वो ऐसा ले सकता है जहाँ पर वो उनको स्मोक नहीं करने दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से वो 2 ग्रुप ले सकता है और बाद में उनके लंग्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट वो दोनों ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं, उनके लंग्स के टेस्ट वगैरह वो करवाएगा और इफेक्ट देखेगा कि जो लोग कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे थे उनके लंग्स जो हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हुए हैं और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे उनके लंग्स किस तरीके से इफेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर जो है वो दोनों वेरिएबल को लेकर एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू स्टडी कर सकता है। थर्ड जो वेरिएबल है वो हमारा है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। All other variables which might affect the result and therefore give us a false set of result are called confounding variable, also referred to as random variables. तो इन दो वेरिएबल के अलावा, क्योंकि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कुछ और वेरिएबल भी इंक्लूडेड रहते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं जो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, वो सभी कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाते हैं या रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं, जिनका असर हमारे रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट की एज हो सकता है या फैटीग हो सकता है और जेंडर हो सकता है, क्योंकि कुछ एक चीजें होती हैं जिन पे जो है एज का इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यंग है, एक सब्जेक्ट आपका यंग है, एक ओल्ड एज का आप ले रहे हो, ठीक है? तो उसमें जो ओल्ड एज का पर्सन है, मे बी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी उससे करवाओगे लैब में, तो वो शायद उतना अच्छे से ना कर पाए। तो इस तरीके से बाकी जितने वेरिएबल होते हैं वो कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाते हैं, जो कि हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। To determine whether the change in the dependent variable is caused by the independent variable, at least two groups are involved, a control group and an experimental group. तो जब भी एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू कोई भी एक्सपेरिमेंटर स्टडी करता है, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखने के लिए जनरली दो ग्रुप्स को एक्सपेरिमेंटर लेता है, जिसमें एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। यानी हमेशा दो ग्रुप को लेकर चलेगा एक्सपेरिमेंटर। The two groups are assumed to be identical in all respect except that the control group doesn't receive the treatment of the independent, whereas the experimental group receives the treatment. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दोनों ग्रुप हैं, जिसको कंट्रोल ग्रुप कहा गया एक को और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया, ये दोनों ग्रुप हर तरीके से सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। वो एक चीज क्या डिफरेंट होती है इन दोनों में? वो एक चीज डिफरेंट ये होती है कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है? और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। In reality, no two groups are exactly identical. Therefore, to ensure both groups are identical except for the treatment or experimental manipulation of the independent variable, all participants are randomly assigned to either the control or experimental groups. As a result, any innate differences between the members of the two groups are equally distributed. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि रियलिटी में तो कोई भी, अगर हम रेंडमली दो ग्रुप लेंगे तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, बट इनको आइडेंटिकल बनाने की कोशिश की जाती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करेगा, बिल्कुल सेम एज ग्रुप के लोगों को लेगा, ठीक है? सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले सकता है उनकी, सेम जेंडर ले सकता है। तो इन सब चीजों को आइडेंटिकल बनाना पड़ता है एक्सपेरिमेंटर को।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ उन दोनों टाइप्स के बारे में ही बताया गया है। तो दो बताए थे ग्रुप आपको। फर्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इट इज अ ग्रुप ऑफ whom the experimenter changes the independent variable। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें अभी बताया था आपको कि जिसमें एक्सपेरिमेंटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट देता है उस ग्रुप को, यानी कि जहां पर एक्सपेरिमेंटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है, तो उस ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। दूसरा क्या है? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है? ऐसा ग्रुप जहां एक्सपेरिमेंटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं करता है या कोई चेंज वो नहीं लेकर आता है, यानी कि एज इट इज उनको छोड़ देता है। जैसे वो काम कर रहे हैं या जो उनको चीजें करनी है उनको एज इट इज छोड़ देता है, कोई मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो नहीं करता है, तो इसको कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। The experimental and control groups must be matched on all important characteristic, for example, age, sex, and experience, etc. तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप जो है वो हर तरीके से सेम होने चाहिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड में इन दोनों ग्रुप्स को यूज करता है। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल जो है वो है a hypothetical study investigating the effect of violent TV programs on the behavior of children. The researcher first randomly assigns a group of children to either an experimental or control group and then shows a violent TV program to children in the experimental group and a neutral program to children in the control group. After viewing their programs, the children are allowed to play in a room with other children and observed. As a result, children in the experimental condition may exhibit more aggressive behavior than children in the control group. तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये कह रहे हैं कि एक जो रिसर्चर हैं उन्होंने मतलब एक स्टडी की। उन्होंने क्या स्टडी की कि बच्चों के बिहेवियर पर वायलेंट टीवी प्रोग्राम का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को वो स्टडी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप लिए उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और दूसरा कंट्रोल ग्रुप लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि बच्चों को सिर्फ वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स ही दिखाए, और जो कंट्रोल ग्रुप था वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स दिखाए सिर्फ, तो यहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दिया ना, यानी बाकी जो टीवी प्रोग्राम्स थे वो नहीं दिखाए गए उन बच्चों को, ओनली वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स दिखाए गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप था वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी उनको न्यूट्रल प्रोग्राम दिखाए गए। उनको एज सच विलिंगली वायलेंट टीवी प्रोग्राम नहीं दिखाए गए, उनको न्यूट्रल प्रोग्राम्स, वो बच्चे जैसे देखना चाहते थे वैसे सिंपल प्रोग्राम्स उनको दिखाए गए। तो इसके बाद जब ये प्रोग्राम देखने के बाद जब बच्चों का रिजल्ट देखा गया, उन बच्चों को जो है वो दूसरे बच्चों के साथ एक रूम में छोड़ा गया और जब ऑब्जर्व किया गया तो रिजल्ट में देखा गया कि जिन बच्चों को वायलेंट टीवी प्रोग्राम, ओनली वायलेंट टीवी प्रोग्राम दिखाए गए थे, वो बच्चे ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे दूसरे बच्चों के साथ। वहीं जो कंट्रोल ग्रुप वाले बच्चे थे जिनको न्यूट्रल प्रोग्राम दिखाए गए थे, वो बच्चे ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है। Given the use of a control group and an experimental group and the random assignment of children to each condition, the researcher may be able to infer that the violent TV program caused aggression among the children since they only differed in the type of program they watched। तो यहाँ पर इस रिजल्ट में इन्होंने देखा कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने का ही उनके बिहेवियर पर इतना ज्यादा असर हो गया या इतना डिफरेंस देखने को मिला उनके बिहेवियर में, क्योंकि वहां जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको ओनली वायलेंट टीवी प्रोग्राम दिखाया गया और दूसरे जो बच्चे थे उनको न्यूट्रल टीवी प्रोग्राम दिखाए गए। तो सिर्फ इस एक चीज को चेंज करने का या सिर्फ एक चीज के डिफरेंस से ही उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप का।
देन इसमें आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेनली जो है वो 3 तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज हम कर सकते हैं। एक तो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, एंड सेकंड आपका है फील्ड एक्सपेरिमेंट, एंड थर्ड आपका होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, मेनली जो एक्सपेरिमेंट हैं वो लैब में किए जाते हैं। ठीक है, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में, एक पर्टिकुलर लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज किया जाता है, जब एक एक्सपेरिमेंटर लैब के अंदर अपने सब्जेक्ट को बिठाकर कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक्सपेरिमेंटर का पूरा कंट्रोल होता है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट किस तरीके से अलग है? फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपना एक्सपेरिमेंट लैब में ना करके फील्ड में करता है, लेकिन वहां फील्ड में भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का यूज करता है। इट मीन्स फील्ड में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखता है। एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सीरीज ऑफ स्टडीज कैरिड आउट बाय Pilvian et al. In which they arranged for a person to collapse on an underground train and waited to see how long it was before the person was helped. One of the independent variables they used was the appearance of the victim, whether he was carrying a walking stick or whether he appeared to be drunk. तो यहाँ इन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया है। फील्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लैब एक्सपेरिमेंट से ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। इस एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है कि पिल्विन एटोल ने 1969 में फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन कोई जाती थी, वहां पर उन्होंने दिखाया कि कोई एक व्यक्ति जो है वो वहां गिर गया है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि दूसरे जो लोग हैं वो कितना टाइम लेते हैं उस पर्सन की हेल्प करने में। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में किसको लिया? अपीयरेंस ऑफ द विक्टिम, कि जो विक्टिम है, जो गिर गया था व्यक्ति ट्रेन के आगे, वो दिखने में अपीयरेंस कैसी थी उसकी। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक बार तो व्यक्ति को जो है ड्रंक दिखा दिया कि जैसे उसने शराब पी रखी है। एक बार उन्होंने दिखाया कि उस पर्सन के हाथ में वॉकिंग स्टिक है, यानी कि वो पर्सन ठीक से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि दोनों की हेल्प करने के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने काफी ज्यादा फर्क पाया। तो पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के हाथ में वॉकिंग स्टिक थी, लोगों को लग रहा था कि ये व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, उसकी हेल्प लोगों ने डेफिनेटली जल्दी करी होगी उस दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कि ड्रंक लग रहा था उनको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फील्ड एक्सपेरिमेंट का। As with the laboratory experiment, the independent variable is still deliberately manipulated by the researcher. तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। However, it is not possible to have such tight control over variable in the field, but it does have the advantage of being far less artificial than the laboratory. तो यहाँ ये कमी क्या बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन तो इजीली कर सकता है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जा सकता है फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी, लेकिन दूसरे वेरिएबल को कंट्रोल उतनी आसानी से नहीं कर सकता है एक्सपेरिमेंटल फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो बाहर से लैब एक्सपेरिमेंट में तो आप दूसरे किसी साउंड को या दूसरी किसी आवाज को, ठीक है, या अगर मान लो अंधेरा है वहां या रोशनी ज्यादा हो गई है, तो इस तरह की चीजों को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो दूसरे वेरिएबल होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल हैं, उनको
या एक्सट्रेनियस वेरिएबल हम इनको कहते हैं, जो इफेक्ट करते हैं हमारी स्टडी को। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना फील्ड एक्सपेरिमेंट में उतना आसान नहीं होता है और एक्सपेरिमेंटर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसका एडवांटेज इन्होंने बताया है कि ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से कम आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में पर्सन क्या करता है, वहां पर वो नेचुरल कंडीशन में जाके और वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। और वहां वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट वहां नेचुरल कंडीशन में जाके अपनी स्टडी जो उसको करनी है उसका कंपैरिजन वो एक ऐसी जगह से करेगा जहां ऑलरेडी मतलब जो भी उसको स्टडी करनी है उससे एकदम अपोजिट टाइप के कुछ भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो उन लोगों को, या फिर उससे अपोजिट काम हो रहा हो। तो इस तरह की नेचुरल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं उसको नेचुरल एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, देखो मैं बता देती हूँ। For example, a primary school may decide to try out a completely new reading scheme, and the effect of this could be compared with a similar school using a different reading scheme. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि एक प्राइमरी स्कूल जो है वो एक बिल्कुल नई रीडिंग स्कीम अपनाना चाहते हैं अपने स्कूल में, और इसका जो इफेक्ट है वो किससे कंपेयर कर सकते हैं वो, कि सेम वैसे ही किसी दूसरे प्राइमरी स्कूल से जहां पर पुराना रीडिंग स्कीम चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ इनको क्या है, दोनों चीजें नेचुरल हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया। बाकी सबका पुराना पैटर्न चल रहा है, इन्होंने सिर्फ अपने रीडिंग स्कीम को या अपने रीडिंग पैटर्न को चेंज कर दिया, और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पुराने तरीके से जो स्कूल पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों के साथ कंपैरिजन करके इन्होंने नए रीडिंग स्कीम का इफेक्ट स्टडीज के ऊपर या फिर रीडिंग एबिलिटीज के ऊपर बच्चों के देख लिया। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो इन्होंने दिया है, अ लोकल हॉस्पिटल में डिसाइड टू हैव मिक्स्ड वार्ड्स rather than separate wards for men and women. The effect on the patient of being in these wards could be compared with those in single sex wards. तो एक लोकल हॉस्पिटल है, यहाँ ये कह रहे हैं कि वो मिक्स वार्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि अलग-अलग जेंडर वाइज वार्ड ना बना के वो लोग कोएड वार्ड्स बनाना चाह रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो मिक्स वार्ड का लोगों पेशेंट के बिहेवियर पे इफेक्ट वो अगर देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जहां पर भी सिंगल सेक्स वार्ड हैं जिन हॉस्पिटल्स में, वहां के पेशेंट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे और उनका कंपैरिजन क्या कर लेंगे, वो अपने उन्होंने जो चेंज किया है अपने हॉस्पिटल में, उन्होंने जो मिक्स वार्ड्स बनाए हैं उन पेशेंट के बिहेवियर से बिहेवियर को स्टडी करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स जो दो ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, वो दोनों उसके नहीं हैं। एक ग्रुप तो उसने अपना ले लिया और दूसरा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसने अपना ले लिया एक्सपेरिमेंटर ने, और कंट्रोल ग्रुप उसने क्या किया, कहीं दूसरी जगह से उसने ले लिया और वहां स्टडी करके उसने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर करके उसने अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो नेचुरल सेटिंग में जब भी कोई एक्सपेरिमेंटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखता है तो उसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट मेथड कहा जाता है। अब जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट मेथड है इसको ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिस्ट जो है वो वेरिएबल्स को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना ही कंप्लीटली चेंज या मैनिपुलेट कर पाता है। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट को कई बार क्वाजी एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है, क्वाजी एक्सपेरिमेंट दूसरा नाम है नेचुरल एक्सपेरिमेंट का। जनरली क्वाजी एक्सपेरिमेंट के नाम से ही जाना जाता है, तो क्वाजी एक्सपेरिमेंट आप याद रख लें, इसी को नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है।
अब इन्होंने एडवांटेज बताई है क्वाजी या नेचुरल एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने बताया है कि द पार्टिसिपेंट आर अनअवेयर दैट दे आर टेकिंग पार्ट इन एन इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज सर्टेनली नॉट एज आर्टिफिशियल एज लेबोरेटरी सेटिंग। इसके एडवांटेज ये है कि पार्टिसिपेंट को पता ही नहीं होता है कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन में या एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसीलिए उनका बिहेवियर एकदम नेचुरल रहता है। ये एक इसका एडवांटेज है और ये लेबोरेटरी सेटिंग से कम आर्टिफिशियल होता है। अब यहाँ इन्होंने एडवांटेज बताई है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की कि क्या-क्या एडवांटेज हो सकती हैं, क्योंकि जनरली जो है लैब एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात आती है तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ही हम ज्यादा करते हैं। तो एडवांटेज कौन-कौन सी हैं? Experiment are the only mean by which cause and effect can be established. It has already been noted that an experiment differs from non-experimental method in that it enables us to study cause and effect because it involves the deliberate manipulation of one variable while trying to keep all other variable constant. तो एक्सपेरिमेंटल में cause and effect relationship जो है दो वेरिएबल के बीच में, वो हम आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसका असर बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये एडवांटेज है इसका एक। दूसरा क्या है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है एक्सपेरिमेंटर का। ठीक है, वो बहुत ही इजीली कंट्रोल कर पाता है सारे वेरिएबल के ऊपर। थर्ड है कि एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेटेड किया जा सकता है, यानी अगर बार बार करना पड़े सेम एक्सपेरिमेंट को तो उसको इजीली किया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरा, अगर हम क्वाजी एक्सपेरिमेंट में अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को करना चाहें रेप्लिकेट, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है, it is also worth noting that an experiment yields quantitative data, numerical amount of something which can be analyzed using inferential statistical test. एक एडवांटेज इसका ये है कि लैब एक्सपेरिमेंट में या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जो भी डेटा एक्सपेरिमेंटर कलेक्ट करता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है और जिसको एनालाइज करना इजी होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की? फर्स्ट तो यही है, आर्टिफिशियलिटी होती है इसमें कि आर्टिफिशियल कंडीशंस होती हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं किया जाता है लैब एक्सपेरिमेंट। सेकंड है, बिहेवियर इन द लेबोरेटरी इज वेरी नैरो इन इट्स रेंज, बाय कंट्रोलिंग द सिचुएशन सो प्रिसाइजली बिहेवियर में बी वेरी लिमिटेड। तो इसमें क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो और इस चीज का एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किया जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो बिहेवियर है वो बहुत ही नैरो रेंज में आ जाता है। वहां अगर सब्जेक्ट को ये पता है कि आपकी इस चीज का टेस्ट किया जा रहा है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं नेचुरल या ट्रू फॉर्म में नहीं रहता है, वो रियल अपना बिहेवियर नहीं शो करेगा, कहीं ना कहीं वो चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से बहुत ही लिमिटेड हो जाता है उसका बिहेवियर या उस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस। थर्ड जो है, मेजर डिफिकल्टी विद द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बताई गई हैं। क्या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी डिमांड बता देता है सब्जेक्ट को, कि लैब एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर सबसे पहले सब्जेक्ट को आते ही बताएगा कि आप जो है इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, आपके ऊपर इस चीज की स्टडी की जा रही है और इस चीज को आपके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो एक्सपेरिमेंटर है वो डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट से कि आपको इस चीज में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटर की डिमांड जो है वो लैब एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट को पता लग जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट हैं उनको क्यू मिल जाते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है या हमें कैसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट हैज ऑलरेडी बीन नोटेड दैट स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द अमाउंट ऑफ कंट्रोल which experimenter have over variables. However, it must also be noted that it is not possible to completely control
all variables. There may be other variable at work which the experimenter is unaware of. तो यहाँ ये बात करें कि वैसे तो लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड लैब एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंटर कोशिश करता है कि वो सारे वेरिएबल्स को फुली कंट्रोल करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल को और कंफाउंडिंग वेरिएबल को, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कुछ एक वेरिएबल ऐसे रह जाते हैं कि जिनको एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फील्ड और क्वाजी एक्सपेरिमेंट का तो लिमिटेशन है ही ये कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है सारे वेरिएबल्स को। A very major problem with the experimental method concern ethics. ठीक है? For example, experiment nearly always involve deceiving participant to some extent, and the very term subject implies that the participant is being treated as something less than a person. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ethical issues भी कहीं ना कहीं laboratory experiment में आते हैं, क्योंकि कई बार जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपने पार्टिसिपेंट से चीजें छुपा लेता है, यानी बहुत एग्जैक्ट वे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि किस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, कई बार ये देखा जाता है। और दूसरा ये कि पार्टिसिपेंट को सब्जेक्ट के रूप में वो देखता है, वहां पर वो एक पर्सन के रूप में ना देख के वो एक मतलब किसी वस्तु के रूप में उसको ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि हम नाम ही सब्जेक्ट देते हैं हमारे साइकोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनमें। और एक क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपेंसिव है, लैब एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेंसिव होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप जो है आओगे तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, बार बार रेप्लिकेट करोगे एक्सपेरिमेंट को, डायपर्स को फुल ऑन भरा हुआ है, बेड पे बैठ गया फिर चादर खराब कर देगा, तब से कह रही हूँ बदलवा दे।